हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मोहित सैफी है, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सॉल्यूशन चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे रॉड्स लॉ, हेनरी लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो व्हाट इज सॉल्यूशन? Solution is the homogeneous mixture. It is the homogeneous mixture of two or more than two component. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो मिक्सचर होगा और होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज कर लो कि वाटर प्लस शुगर, ये मिलके बनाते हैं शरबत, या जो भी आप चीज बोलो, ये मिक्सचर मिलके बना लेंगे। अब इसमें वाटर और शुगर मिलके बना हमारे पास शरबत। तो इसमें था क्या कि अगर हम जब ये शरबत देखेंगे ग्लास से, जब इसको पिएंगे, ग्लास में जब इसको हम शरबत को देखेंगे और इसको जब हम पिएंगे, तो देखने पर तो ये हमको सेम लगेगा और पीने पर ही ये हमको भी एकदम सेम टेस्ट लगेगा। सेम टेस्ट का मतलब इसमें क्या है? जैसे सपोज कर लो कि आपने ग्लास लिया, अब उस ग्लास के अंदर आपने शरबत रखा हुआ है। अब होमोजीनियस का अगर सरल शब्दों में मतलब आप समझो तो ऐसा बोल सकते हो कि इस शरबत को आप चाहे इधर से पियो, ऊपर से पियो, बीच से पियो या नीचे से पियो, उसका टेस्ट सेम रहेगा, टेस्ट कोई चेंज नहीं आएगा और पूरा शरबत भी एक जैसा हमको दिखेगा। तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो ये दो कंपोनेंट है, वाटर प्लस शुगर, इन्होंने मिलकर शरबत बनाया, तो इसको मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन। अब इसमें एक दो टर्म हम और यूज करते हैं, जैसे वाटर, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, शुगर इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। करेक्ट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके बनाएंगे सॉल्यूशन। पहचान क्या होती है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की? सॉल्वेंट या सॉल्यूट की पहचान क्या होती है? तो जो मोर इन क्वांटिटी होते हैं, मोर इन क्वांटिटी, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। और जो लेस इन क्वांटिटी होते हैं, लेस इन क्वांटिटी, उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। और जो बनेगा वो सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या हो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों का बराबर हो जाए, क्वांटिटी बराबर हो जाए, तब सॉल्यूशन को कैसे डिसाइड करेंगे? तब डिसाइड करता है हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड करने वाला होता है सॉल्यूशन। हम देखेंगे सॉल्यूशन किस नेचर का है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर हैं और अगर सॉल्यूशन आपका सॉलिड स्टेट में बन रहा है तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा, और अगर सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में बन रहा है तो सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। करेक्ट। तो इस चीज से हम पहचान सकते हैं। नॉर्मली तो यही होता है कि सॉल्वेंट मोर इन क्वांटिटी, सॉल्यूट लेस इन क्वांटिटी। एक चीज और है, जब हम आगे कुछ एक दो डेरिवेशन करेंगे इसके बारे में, थोड़ा न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, तो उसमें एक चीज मानना पड़ता है हमको कि वाटर को हम ए मान लेते हैं, और जो वाटर मतलब सॉल्वेंट को हम ए मानते हैं और सॉल्यूट को हम बी मानते हैं, बी मानते हैं। करेक्ट। अच्छा, आगे हम इसमें एक चीज और बताते हैं। जैसे अभी यहां तक तो सॉल्यूशन की बात हुई। अब सॉल्यूशन में पूछते हैं क्वेश्चन, कितने टाइप का सॉल्यूशन बन सकता है? लाइक स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्यूशन भी हमें तीन तरह से मिल सकते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अब सॉलिड आप सॉल्वेंट लो एक बार गैस लिक्विड सॉल्वेंट लो, एक बार गैस सॉल्वेंट लो। फिर एक जब सॉलिड सॉल्वेंट आप लोगे तो लिक्विड की तीन कैटेगरी बने, सॉल्यूट की तीन कैटेगरी बनेंगी। सॉल्यूट की कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर लिक्विड सॉल्वेंट वाले में सॉल्यूट की तीन कैटेगरी बनेंगी, गैस सॉल्वेंट वाले में सॉल्यूट की तीन कैटेगरी बनेंगी। जैसे हमारे करीब 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हमको मिलते हैं, जिसमें गैस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। फिलहाल हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम समझें तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? तो लिक्विड सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, जो मेरा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसे बन सकता है? मैं यहाँ पे सॉल्वेंट तो लिक्विड ही लूंगा, करेक्ट,
सॉल्वेंट तो यहाँ पे मेरे पास लिक्विड ही होगा, बस सॉल्यूट यहाँ पे बदल जाएगा। सॉल्यूट तीनों बार मैं अलग अलग लूंगा। सबसे पहले सॉल्यूट में लूंगा यहाँ पे सॉलिड, करेक्ट, देन गैस, देन लिक्विड। तो ये तीन तरह से हम लोग इनके लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, करेक्ट। अब इसमें एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, फिर हम एक एक करके इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूट की ज्यादा से ज्यादा वो क्वांटिटी जो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाती है या सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जैसे अभी हम पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा हम कितना चीनी घोल सकते हैं? सपोज कर लो कि एक जस्ट ऐसे सपोज कर लो कि आपने पानी 1 लीटर लिया, उस 1 लीटर पानी में सपोज कर लो आपने 700 ग्राम चीनी को घोल दिया। अब सपोज कर लो कि 1 ग्राम भी उसके बाद नहीं घुल रही है चीनी, तो इसका मतलब उस जो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हुई वो कितनी हुई? 700, करेक्ट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a given temperature। टेम्परेचर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, कितने टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। जैसे अगर सपोज कर लो एक ग्लास के अंदर एक लीटर पानी के अंदर 700 ग्राम चीनी घुल गई, और उसको हम और ज्यादा घोल सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, चीनी घुल जाएगी, है ना। तो वहां पे मेंशन है एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब सॉल्युबिलिटी हम तीन तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो अब मैं सबसे पहला टॉपिक लिखने जा रहा हूं जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, करेक्ट। तो वो हम लिखने वाले हैं, देखो। तो यहां पे मैं सबसे पहला टॉपिक लिख रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को मैं यहां लिख रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं मैं, जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी, उस सॉल्युबिलिटी को 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। वो 3 फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, करेक्ट। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। तो ये तीनों ही चीजें अफेक्ट करेंगी, करेक्ट। सबसे पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें हम, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हमारे पास है कि शुगर को पानी में आप घोल दो, तो वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा। तो सबसे पहला फैक्टर यहां पे मैं ले रहा हूं, वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहां पे जो हम करते हैं कि भाई क्या नेचर है, कैसे डिसॉल्व होगा, तो उसका हमारे पास होता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। जैसे शुगर पोलर है, वाटर में घुल जाएगा क्योंकि वाटर भी पोलर है ना, सॉल्यूशन बन जाएगा। पर अगर यही शुगर को मैं बेंजीन के अंदर घोलूं तो ये नहीं घुलेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये तो पोलर है और ये क्या है, ये नॉन पोलर है। तो पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक। आगे हमारे पास है सेकंड, है हमारे पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में हम दो तरह से चीजें देखेंगे। एक हमारे पास दो तरह से हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, दो प्रोसेस से। एक होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस और दूसरा है एंडोथर्मिक प्रोसेस।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जहां एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वहां टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। करेक्ट। एक हमारे पास और बचा तीसरा, प्रेशर। प्रेशर, अब आप खुद सोचो कि अगर आपको पानी के अंदर चीनी को घोलना है, तो पानी के अंदर अगर आपको चीनी को घोलना है तो क्या आप प्रेशर से घोल सकते हो? ऐसा प्रेशर ऊपर से लगा दो तो क्या घोल सकते हो? नहीं। सॉलिड लिक्विड के अंदर प्रेशर से नहीं घुलता है, वो टेम्परेचर से घुल जाता है अच्छे तरीके से, या लाइक डिसॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट से घुल जाता है। तो यहां पे हम इस पे लिख सकते हैं डजंट इफेक्ट, डू नॉट अफेक्ट। तो ये तो हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। लाइक डिसॉल्व लाइक, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर में प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी पर। अगला हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। देखो नेचर, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सबसे पहले नेचर के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि कुछ स्पेसिफिक गैसेस ही होती हैं जो पानी के अंदर घुल जाती हैं। जैसे NH3 जो गैस है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, NH3 गैस पानी में सोल्यूबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में घुल जाता है ना। और काफी हद तक ऑक्सीजन भी पानी में घुल जाता है ना। पर बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैसेस कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, बट मेनी ऑफ द गैसेस कांट डिसॉल्व इन वाटर। अगला हमारे पास है टेम्परेचर। दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर में क्या होगा कि सपोज कर लो आपने ये एक सेटअप ले रखा है, ये एक लिक्विड है ना, ये एक लिक्विड है। अब इसके अंदर आप गैस घोलना चाह रहे हो, तो सपोज कर लो आपने इसके अंदर गैस को घोल दिया, है ना। ये गैस घुली हुई है इसके अंदर। अब होगा क्या कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके देखो। अब एक चीज मुझे आप बताना कि अगर हम गैस को टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा। गैस को जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक तो पहले से ही गैस लिक्विड पूरे कंटेनर के अंदर है, और अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने से जो भी गैस इस लिक्विड के अंदर घुली हुई है वो गैस भी बाहर निकलने लगेगी, है ना। इसका एग्जांपल होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ मिक्स होती है। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको भी अच्छे से घुलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज रखना है तो अच्छे से घुली रहेगी, और अगर टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा तो वो घुली हुई अच्छे से नहीं होगी, है ना। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगला है मेरे पास प्रेशर। तीसरा मेरे पास है प्रेशर। अब प्रेशर के लिए आता है हमारे पास एक लॉ जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। अब वैसे तो आप इसको कॉमनली समझ सकते हो कि भाई अगर इस गैस को मुझे पानी में घोलना है तो ऊपर से मैं प्रेशर लगा दूं। अब एक गैस तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो गैस अगर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उसका वॉल्यूम गैस का डिक्रीज हो सकता है प्रेशर लगाने से, तो प्रेशर लगाने से ये सारा गैस में इसके अंदर घोल सकता हूं। यही चीज हेनरी ने बोला। हेनरी ने क्या बोला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to its mole fraction present in solution। तो इन्होंने ये बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के,
जो उस सॉल्यूशन के अंदर है। करेक्ट। तो ये गैस का पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो ऊपर है, इसके पार्शियल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर ऊपर वाले का। इसका जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। कौन से मोल फ्रैक्शन? पूरे मोल फ्रैक्शन नहीं, जो मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड में डिसॉल्व है। तो उसको हम लिख सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, वो आएगा KHX। तो ये बन जाएगा P बराबर KHX, है ना, KHX। KH होगा यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट, P होगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और X होगा मोल फ्रैक्शन। करेक्ट। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा हमने, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ा। करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में हमारे पास क्या आता है? देखो, थर्ड हमारे पास होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी के बारे में तो नहीं बताया गया है, पर उसमें आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया गया है। तो सीधा मैं वेपर प्रेशर ही हेडिंग डाल रहा हूं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो हेडिंग है मेरे पास वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब इसमें हम एक लिक्विड की बात करेंगे, वो लिक्विड होगा वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? ऐसा लिक्विड जो लिक्विड स्टेट के साथ साथ, लिक्विड स्टेट में तो प्रेजेंट होगा इस तरीके से, पर लिक्विड स्टेट के साथ साथ वो गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे लिक्विड जो लिक्विड स्टेट के साथ साथ गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। अब इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे पेट्रोल। पेट्रोल को जब आप खुला छोड़ोगे तो पेट्रोल क्या होगा? धीरे धीरे उड़ने लगेगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल लिक्विड स्टेट के साथ साथ गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। करेक्ट। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर को ऐसे समझ लो, ये एक सरफेस है, ये सरफेस है ना, इस सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे, है ना, ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे इस तरीके से। अब होगा क्या कि ये लिक्विड जो ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल है, ये सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाते हैं, सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाते हैं। तो उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, कि वेपर कितना प्रेशर लगा रहा है लिक्विड की सरफेस पर। प्रेशर क्यों लगाएगा? क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम चलेगा। इक्विलिब्रियम कैसे चलेगा? कि ऊपर की गैसेस आके नीचे लिक्विड बनेंगी और नीचे का लिक्विड ऊपर जाके गैस बनेगा। तो ऊपर की जब गैस नीचे आएगी तो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल को धक्का देगा वो, तो कितना प्रेशर से धक्का दे रहा है, वो इसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। करेक्ट। अब यहां पे आते हैं वेपर प्रेशर में रॉल्स लॉ। एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं रॉल्स लॉ। क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। अब एक यहाँ पे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो सेटअप हम लेने वाले हैं, वो सेटअप क्या लेने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो सेटअप ये होगा कि इधर मैं एक लूंगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। एक होगा मेरे पास सॉल्वेंट, है ना, और एक होगा मेरे पास सॉल्यूट, और इससे मिलके मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो ये बनेगा सॉल्यूशन। करेक्ट। इसमें है प्योर सॉल्वेंट और प्योर उसकी वेपर फॉर्म, प्योर उसकी वेपर फॉर्म, ये वेपर फॉर्म है ना, और ये उसका सरफेस है। इसमें होगा सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट की लिक्विड फॉर्म होगी, और सॉल्यूट की लिक्विड फॉर्म के साथ साथ वो उसका एक ये बहुत सारे वेपर्स भी बने हुए होंगे, और ये होगा उसका सरफेस। जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो मिक्स करके यहाँ बनेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी मिक्स होगा और सॉल्वेंट भी मिक्स होगा, और जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर्स भी सॉल्यूट की भी बनेंगी, है ना, सॉल्यूट की भी वेपर्स बनेंगी और सॉल्वेंट की भी उसमें वेपर्स बनेंगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट के दोनों की वेपर्स बनेंगी। करेक्ट। प्योर फॉर्म में जो इसका प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, ये बताया ना सरफेस पे इक्विलिब्रियम चलेगा, सरफेस पे ये प्रेशर लगाएंगे। तो प्योर फॉर्म में जो इसका प्रेशर होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट को हमने ए बोला था, सॉल्यूट को बी बोला था, तो प्योर फॉर्म के प्रेशर को बोलेंगे पी नॉट ए, और सॉल्यूट के प्योर फॉर्म के प्रेशर को बोलेंगे पी नॉट बी। प्योर फॉर्म का मतलब होता है जब वो अकेले एग्जिस्ट करता है, साथ में मिक्स नहीं है तब, सॉल्यूशन नहीं बनाया है तब।
जब वो अकेले है तो उसको पी नॉट करके बोलेंगे, है ना। जब दोनों का सॉल्यूशन बन जाएगा तो प्रेशर में कुछ गिरावट आएगी, वेपर प्रेशर में कुछ चेंजेस आएगा। तो जो बी का प्रेशर है वो बन जाता है पीबी, और जो ए का प्रेशर है वो बन जाता है पीए, और यही हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना। गिरावट क्यों आएगी? क्योंकि देखो यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है तो वहां अच्छे से इक्विलिब्रियम चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ बी के मॉलिक्यूल है, अच्छे से इक्विलिब्रियम चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। पर जैसे ही यहाँ आएंगे तो यहाँ सरफेस पे ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, तो वहां एक लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल बन जाएगा, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर की गिरावट आएगी, है ना, प्रेशर की गिरावट आएगी। तो रॉल्स ने क्या बोला था? रॉल्स ने ये बोला था दी पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to its mole fraction in solution। तो ये बोला था रॉल्स ने, करीब करीब हेनरी की तरह ही स्टेटमेंट थी, पर डिफरेंस ये था कि हेनरी ने लिक्विड अलग लिया था और गैस अलग ली थी। रॉल्स ने जो लिक्विड है वही गैस है, गैस मतलब वेपर, उसी की ही वेपर से, तो उसकी वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो कि सॉल्यूशन के अंदर होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है हेनरी और रॉल्स का, जब हम रिलेशन करते हैं तो जो रॉल्स था वो कहता था P बराबर KH x, है ना। यहां पर भी होगा P बराबर P नॉट x। P नॉट का मतलब है जब KH इस प्योर फॉर्म के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी बन जाता है क्या? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी बन जाता है जब KH P नॉट के बराबर हो जाता है। P नॉट क्या है? प्योर फॉर्म, है ना। अब यहाँ P टोटल की हम बात करेंगे सॉल्यूशन में, तो P टोटल होगा PA प्लस PB, है ना, PA प्लस PB, करेक्ट। इसको थोड़ा सा इधर लेके आ रहा हूं मैं और यहाँ पे लिख रहा हूं P टोटल। अब PA को मैं रिप्लेस कर सकता हूं P नॉट A से, है ना, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं P नॉट A प्लस, और PB को मैं रिप्लेस कर सकता हूं P नॉट B से। सॉरी, इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया भाई। PA जो होगा वो P नॉट X होगा, तो PA इज इक्वल्स टू P नॉट A X है, और PB जो होगा P नॉट B X भी होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं P नॉट A X प्लस PB को लिख सकता हूं P नॉट B X B, है ना, P नॉट B X B। आगे देखो, आगे मैं इसमें क्या लिख सकता हूं कि P नॉट A X प्लस P नॉट B एक्स बी को मुझे रिप्लेस करना है तो 1 माइनस एक्स ए से मैं रिप्लेस उसको कर सकता हूं। क्यों रिप्लेस कर सकता हूं? क्योंकि जितना भी मोल फ्रैक्शन है उसका टोटल सम बनाता है। आप कितने भी सॉल्यूट ले लेना, कितना भी सॉल्वेंट ले लेना, कितने भी तरह के सॉल्यूट ले लेना, सॉल्वेंट में जब आप मिक्स करोगे तो हर अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा वो 1 आएगा, है ना। तो वही चीज है कि दो मेरे पास है सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो अगर मैं बी बोल रहा हूं सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को मैं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर सकता हूं 1 माइनस एक्स से, है ना। आगे देखो, आगे मैं इसमें क्या कर सकता हूं P नॉट एक्स से प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स से, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा बराबर में ले आओ तो ये बन जाएगा PA एक्स से माइनस PB एक्स से प्लस P नॉट बी। इसमें से x से कॉमन आ जाएगा, x से कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स ए कॉमन ले लिया, P नॉट ए माइनस PA और प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं P नॉट B। ये बन जाएगा P टोटल के, है ना। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P टोटल, P टोटल। तो एक एक करके चीजों की बात करते हैं। यहां पे PT क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर, है ना। एक्स ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। एक्स बी क्या होगा? सॉरी, उसमें एक्स बी नहीं है, हाँ एक्स बी नहीं है, तो उसमें अगला है हमारे पास P नॉट ए। P नॉट ए क्या होगा? प्योर P नॉट ए क्या होगा? ए का पार्शियल प्रेशर, पर प्योर फॉर्म में पार्शियल
वेपर प्रेशर, सॉरी हाँ करेक्ट, जो पी नॉट ए होगा पीए होगा, ठीक है, जो सिर्फ पीए मैंने यहाँ पे लिखा है, कहांगे ये वाला पीए है ना, तो पीए यहाँ होगा पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब सॉल्यूशन में ए का कितना प्रेशर है, करेक्ट। पी नॉट ए क्या होगा, पी नॉट ए होगा वेपर प्रेशर ऑफ, अब ये ए है सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म, और ये होगा सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, है ना। अगला है मेरे पास पी नॉट बी, तो पी नॉट बी यहां पे क्या होगा, पी नॉट बी होगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म, करेक्ट। तो ये हमने पढ़ा रॉल्स लॉ, और वो उस चीजें को रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा, और एक हमने डेरिवेशन पढ़ा। अब इस डेरिवेशन से ग्राफ बनता है, वो हम ग्राफ फिर कभी डिस्कस करेंगे, है ना। आगे हमारा टॉपिक देखो, आगे क्या है, आगे अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूं। चेंजेस क्या होंगी उसमें कि उस सेटअप के अंदर अभी मैंने दोनों ही वोलेटाइल ले रखे थे, वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट ले रखा था। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करने वाला हूं। वो थोड़ी सी चेंजेस क्या होंगी, वो चेंजेस ये होंगी कि अब इन केसेस में जो मैं लेने वाला हूं, वो लेने वाला ये हूं कि यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा, ये सॉल्यूट जो होगा, वो सॉल्यूट यहाँ पे मैं नॉन वोलेटाइल लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ, नॉन वोलेटाइल, है ना। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मुझे एक चीज बताओ, वोलेटाइल की वेपर बनती है क्या, नॉन वोलेटाइल की बनती है, नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इसकी कोई गैसेस नहीं होंगी। तो वही चीज मैंने यहाँ नहीं दिखाया, इरेज कर दिया वेपर, क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल की वेपर नहीं होती है। तो इसको मैं बोलूंगा वोलेटाइल और इसको मैं बोलूंगा नॉन वोलेटाइल। अब यहीं से कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, द प्रॉपर्टीज which depends on the number of solute particles। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, उनको हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है RLBP। RLBP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं RLBP, करेक्ट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो साफ साफ कहना चाह रहा है कि यहाँ वेपर प्रेशर की गिरावट हो रही है। वेपर प्रेशर की कैसे गिरावट हो रही है, अभी हमने पढ़ा था कि प्योर फॉर्म में प्रेशर ज्यादा होगा, और जो इम्प्योर फॉर्म है मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में, उसमें वेपर प्रेशर कम होगा, करेक्ट। तो वहां पे मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे एक चेंजेस आएगा प्रेशर का, वो आएगा डेल्टा पी। तो डेल्टा पी जो आएगा, ज्यादा में से कम को माइनस करो, ज्यादा है पी नॉट ए और कम है पी, तो पी नॉट ए माइनस ये यहाँ पे मैं कर सकता हूं। यहां तक कोई डाउट बोलो, नहीं। आगे देखो, आगे क्या है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब पी ए जो होगा, ये जो पी ए होगा, क्या मैं पी ए को ये लिख सकता हूं, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। बिल्कुल भाई, पी टोटल हमने क्यों नहीं लिया वहां पे, क्योंकि पी टोटल अगर लेंगे भी तो वहां पी भी जीरो है। पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, करेक्ट। अब वहां पी बी तो होगा नहीं, तो बी को हटा देंगे, पी ए बचेगा, और पी टी इज इक्वल्स टू पी ए, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स, है ना। तो वही मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पी नॉट ए एक्स ए, करेक्ट, पी नॉट ए एक्स ए। अब आगे मैं यहां पे देखो क्या करता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें एक कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले लो, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए कॉमन लो, पी नॉट ए कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स ए बचेगा, और 1 माइनस एक्स ए बचेगा तो उसको मैं लिख सकता हूं एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी,
ये चीज मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं। अब इस पी नॉट ए को नीचे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। अब ये जो चीज होता है, ये चीज, इसको हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे RLBP। RLBP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आपसे सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा जाए तो सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स बी, और जब आपसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा जाएगा तो वो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी बन जाएगा। आगे थोड़ा सा इसको हम ड्राइव करते हैं। वो कैसे ड्राइव करते हैं? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए एनबी अपॉन Na प्लस एनबी। अब B का मोल फ्रैक्शन काफी कम होता है तो इसलिए उसको हम डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वो बन जाएगा Nb अपॉन Na। अब Nb को मैं लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास, भाई मोल ऑफ B, B का मास अपॉन B का मोलर मास, A के मोल A का मास अपॉन A का मोलर मास, A का मोलर मास। तो ये बन जाएगा डेल्टा P अपॉन P नॉट A। ये हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक एक करके चीजों की बात कर लेते हैं। डेल्टा P क्या होगा? डेल्टा P होगा चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे P नॉट A क्या होगा? P नॉट A होगा, पहले पीए की बात करते हैं ना, क्योंकि डेल्टा पी जब निकालोगे तो पी नॉट ए माइनस पीए होगा। तो पीए की जब बात करेंगे तो पीए होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पी नॉट ए की बात करेंगे, पी नॉट ए ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब ए इन प्योर फॉर्म, और प्योर फॉर्म का मतलब जब वो सॉल्यूशन में नहीं होगा तब। यहां पे WA, WB, MA, MB, ये क्या चीज होंगी? WA होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, WB होगा मास ऑफ सॉल्यूट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें ये सारी चीजें होंगी। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे हमारी खत्म हो चुकी है, जिसको हमने बोला है RLBP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, करेक्ट। अब हम दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान से देखना। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी होगी हमारी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, है ना, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब तक तो हमको ये, अब हम जो भी पढ़ेंगे आगे तो वो हम थोड़ा माइंड से कर लेंगे उसको। जैसे सेकंड जो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको ऐसे समझो कि भाई मेरे पास P नॉट A था और PA था, तो PA नॉट A ज्यादा था PA से। अब एक चीज मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है द पॉइंट और द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। और थोड़ा सा अच्छे से हम बोले, दो डेफिनेशन है, एक तो है द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, पर एक्यूरेट डेफिनेशन ये होती है द पॉइंट और द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure is equals to 1 atm। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ना। अब एक चीज सोचो, एक ही प्रेशर, एक ही वेपर पहले से बहुत ज्यादा है तो इसकी वेपर बनने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक ही प्रेशर P नॉट A है ना सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन वाला है, तो सॉल्वेंट का वेपर पहले से बहुत ज्यादा है तो उसका वेपर बनने में टाइम नहीं लगेगा। पर क्योंकि A मतलब सॉल्यूशन के अंदर वेपर कम है, A का सॉल्वेंट का वेपर कम है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसकी वेपर बनने में टाइम लगेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, TB टेम्परेचर बॉइलिंग, है ना,
TB टेम्परेचर बॉइलिंग, नॉट लग जाएगा तो वो सॉल्वेंट बन जाएगा, तो TB नॉट और TB, तो इसमें TB ज्यादा होगा TB नॉट से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ vapor pressure of solvent is greater than the vapor pressure of solution, while the boiling point of solution is greater than the boiling point of solvent. करेक्ट, ये उल्टा हो जाएगा। इसको एक ग्राफ से भी हम समझते हैं, ये ग्राफ है और ये एक लाइन है 1 atm की। करेक्ट, अब यहाँ पे एक मेरे पास है और एक चीज ये है। अब हम जानते हैं वेपर प्रेशर है दोनों का, ये वेपर प्रेशर कम जो होगा वो होगा सॉल्यूशन का और ये होगा सॉल्वेंट का, है ना। अब धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जाता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये टच करता है, तो इस पॉइंट को सॉल्वेंट को हम बोलते हैं TB नॉट। ये जब टच करेगा तो इसको हम कहेंगे TB, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डेल्टा TB। तो डेल्टा TB यहां पे हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। करेक्ट, अब एक चीज है इसमें, एक चीज हम लोग बताते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। करेक्ट, मोलैलिटी, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा KB इंटू M, है ना, इंटू का साइन है मल्टीप्लीकेशन, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल को हम हटाएंगे तो उसको लिख देंगे KB इंटू WB अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू WA। अब WA किलोग्राम में है, हमारे यूनिट्स ग्राम में होती हैं, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्वेश्चंस में मोस्टली चीजें ग्राम में ही दी जाएंगी, तो वो आपका बन जाएगा डेल्टा TB। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। डेल्टा TB क्या होगा यहां पे, डेल्टा TB चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, है ना। KB ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, ये एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। WB और MB और WA, तो WB होगा मास ऑफ सॉल्यूट, MB मास ऑफ, अब M बोला है तो मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ B है मतलब सॉल्यूट, और WA यहां पे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स में इसको हमें लेना है ना, सारी यूनिट्स ग्राम में ऑलरेडी इसमें दे रखे होंगे, तो हमको ग्राम्स में ही उसको लेना है। डेल्टा TB, KB, WB, MB, WA, हमारे पास ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी हम ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे रिलेट करेंगे, वो कुछ इस तरीके से रिलेट करेंगे कि भाई खुद सोचो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अब मैं फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF नॉट और TF की बात करूंगा, F मतलब फ्रीजिंग, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, है ना। इसका भी एक डेफिनेशन होता है, द पॉइंट एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज नोन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाइल देयर इज अनदर डेफिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of substances is equals to its vapor pressure in solid state। जब किसी भी चीज का वेपर प्रेशर उसी चीज के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तब वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो अगेन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अगेन एक हेडिंग लिखेंगे हम, तीसरा है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम सेम लिख सकते हैं डेल्टा TF। अब TF नॉट ज्यादा है तो TF नॉट माइनस TF कर सकते हैं, है ना। अगेन डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी,
डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा के एफ इंटू एम, और वही सारी चीजें इसमें हम करेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ, है ना, इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, है ना। ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। डेल्टा टी एफ चेंज इन टेम्परेचर, के एफ वो था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक हमारे पास और है, वो है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, वो है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा हमारे पास एक है, चार ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो ध्यान से सुनना, कि यहां पे एक सेटअप मैं ले रहा हूं, सेटअप ये है, दो मेरे पास कंटेनर हैं, है ना, वो कंटेनर दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, एक कनेक्टेड कंटेनर है ना, ये कंटेनर है कनेक्टेड इस तरीके से, एक तरफ है सॉल्यूशन, इस तरफ मैंने भर रखा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में समझ सकते हो कि मैंने सी वाटर भर रखा है, ऐसा सपोज कर सकते हो, है ना। इधर है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, यहां सॉल्यूशन नहीं है, ये प्योर सॉल्वेंट है ना। इसको मैंने जिस चीज से कनेक्ट किया है उस चीज का नाम होता है एसपीएम। एसपीएम क्या होता है? एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आप कोई सॉल्यूशन गुजारोगे तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स उससे बाहर निकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स रुक जाएंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल्स उससे बाहर निकल जाएंगे, है ना। ठीक, अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि जब हम इनका सेटअप बनाते हैं और सेटअप में हम क्या देखते हैं कि यहां से इधर से कुछ फ्लो हो रहा है, इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा है लिक्विड, मतलब यहां है हाई कंसंट्रेशन और इधर है लो कंसंट्रेशन, मतलब यहां सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां सॉल्यूट है नहीं तो कंसंट्रेशन कम, तो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ फ्लो होगा पानी का। या दूसरा बोल सकते हैं यहां पानी कम है, यहां पानी ज्यादा है तो ज्यादा पानी कम की तरफ जाएगा, या कंसंट्रेशन के हिसाब से बोलेंगे तो हमेशा कंसंट्रेशन में लो से हाई की तरफ जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ। तो जो फ्लो होता है, दी फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो concentration to high is known as osmosis। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि लो से हाई की तरफ लिक्विड का बहना, सॉल्वेंट का बहना कहलाता है ऑस्मोसिस। अब हम इधर से कुछ प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर लगा दें कि ऑस्मोसिस रुक जाए, वो प्रेशर होता है हमारा पाई। तो दी प्रेशर applied on the solution side such that osmosis stop, known as ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर जो हम इस साइड अप्लाई करेंगे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वो प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो यहां पे ये बन जाएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी। एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट आएगा, वो आ जाएगा आर सी टी। तो इसको ठीक से हम लिखें तो पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। पाई क्या होगा यहाँ पे? पाई होगा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, सी होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन में यहां होगा मोलैरिटी, और मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आर होगा यहाँ पे कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 8.314 जूल लेते हैं, पर यहाँ 0.0821 लेंगे, है ना। टी होगा टेम्परेचर, टी होगा टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट। अब एक चीज और इसमें हम कर सकते हैं, एक चीज और है, उसको मैं यही समझा दे रहा हूं, वो है आरओ। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर हम इस साइड इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें, इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें, पाई से भी ज्यादा, कि ये जो सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था, वो सॉल्वेंट की तरफ जाने लगे। अब क्योंकि एसपीएम है, तो एसपीएम से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा, सॉल्यूट पास होगा नहीं, है ना। तो इतना प्रेशर हम लगा दें, पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दें कि फ्लो हाई से लो की तरफ हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही रिवर्स ऑस्मोसिस है जो हमारे घर पे आरओ फिल्टर्स जो होते हैं, आरओ, वो काम करते हैं। हमारे घर पे जो मशीन्स होती हैं वही काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।